गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। महर्षि दधीची महिला महाविद्यालय से की क्लास आपकी। आज अपन आर्थिक भूगोल पढ़ेंगे, है ना। आर्थिक भूगोल जो है इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, जो हमारा फर्स्ट पेपर है फाइनल ईयर का। इसमें आप फर्स्ट यूनिट में आर्थिक भूगोल की परिभाषाएं जो है, आर्थिक भूगोल किसे कहते हैं इसके बारे में, विधियाँ, इसके क्षेत्र, है ना, और इसके जो वर्गीकरण जो है आर्थिक भूगोल संसाधन का, उसमें उसका संरक्षण क्यों आवश्यक है, उसके जो व्यवसाय हैं, है ना। आर्थिक से मतलब ही यही है कि इनकम से व्यक्ति अपनी पूर्ण मानव जो है वो कोई ना कोई कार्य जरूर करता है। वह अपना जीवन यापन करने के लिए, तो उसमें से आपने छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा, आर्थिक व्यवसाय जो हैं उनको बांटा हुआ है 5 भागों में। इसी के अनुसार कि व्यक्ति अपनी जीविका उपार्जन करने के लिए वह जो कार्य करता है उसको, उस व्यवसाय को 5 भागों में ही बांटा हुआ है। उसमें उनके प्रारूपों को, उनके कारकों का अध्ययन करना ही आर्थिक भूगोल कहलाता है। तो अपन आर्थिक भूगोल की पहले कहते किसे हैं इसके बारे में एक बार समझ लेते हैं। आर्थिक भूगोल से अर्थ उसकी अर्थशास्त्र और भूगोल दोनों मिलके, अर्थशास्त्र से मतलब क्या है, क्रियाकलाप करना, किसी भी प्रकार का कार्य करना, है ना। तो मैंने आपको बताया जैसे कि प्राथमिक स्तर, द्वितीयक स्तर, तृतीयक स्तर, चतुर्थ स्तर और पंचम व्यवसाय। तो प्राथमिक जो व्यवसाय हैं वो हमारे कहाँ पे, ग्रामीण स्तर पर संपन्न किए जाते हैं। और जिसमें से प्राथमिक व्यवसायों में कौन कौन से व्यवसाय आते हैं, इनके बारे में आपने 12th क्लास तक की बुक्स के बारे में पढ़ा होगा कि आर्थिक व्यवसाय में कौन कौन से और कार्य संपन्न किए जाते हैं। आखेट करना, संग्रहण करना, खनन करना, मछली पकड़ना। तो द्वितीयक व्यवसाय जैसे कि इसी प्रकार द्वितीयक व्यवसाय जैसे कि विनिर्माण करना, निर्माण करना, ऊर्जा उत्पादन करना, प्रसंस्करण करना, अन्य और भी कोई किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य। तृतीयक, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय को अब जोड़ दिया गया है, जिसमें से कि जो भी संचार के साधन है, परिवहन के साधन है, मनोरंजन के साधन है, स्वास्थ्य के साधन है, जो भी सेवा सेक्टर्स हैं, है ना, और जो सरकारी कार्य है, कानूनी कार्य है, तकनीकी जो सलाहकार हैं, ये सब जो हैं वो इन तीनों को अब जोड़ दिया गया है। तो इसी प्रकार जो कार्य हैं वह मानव अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली जो विभिन्नताओं का जो अध्ययन करता है वह सभी आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। डॉक्टर मर्फी के अनुसार हम परिभाषा देखें तो उनके द्वारा जो दी गई परिभाषा है उसमें यही बताते हैं कि वह अपना स्थान जो बदलता रहता है उनमें समानताएं भी होती है और विभिन्नताएं भी होती है। तो मानव जीवन वह विकसित अपनी करता रहता है। मानव अपना जो दिनचर्या जो है, वो जो अपनी आर्थिक क्रियाएं हैं वो उन्हीं के अनुसार ही संपन्न कर लेता है। R.N. ब्राउन के अनुसार वह शास्त्र है जिसके द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर जैविक और अजैविक, है ना, नव्यकरणीय और अनव्यकरणीय, जैविक और अजैविक सभी पर्यावरण जो प्रभाव हैं उनका अध्ययन करता है। तो वह सब आर्थिक भूगोल के अंतर्गत ही लिया जाता है। C.F. जॉनस के अनुसार यह कहते हैं कि व्यक्ति अपनी जीविका उपार्जन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानताओं और विषमताओं दोनों का ही अध्ययन करता है, तो वह आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार और भी कई परिभाषाएं मैंने आपको दी हैं। यह परिभाषाएं यही बताती हैं कि सभी परिभाषाओं के अनुसार यह निकलता है कि मानव द्वारा जो भूतल पर प्राकृतिक संसाधन जो भी उपलब्ध हैं उनका वह विदोहन करता है, यानी कि उनको यूज़ में लेता है और उनसे संबंधित विज्ञान के द्वारा वह उत्पादन, परिवहन, वितरण, उपभोग का वह अध्ययन करता है। तो यह सब मानव की आर्थिक भूगोल के अंतर्गत ही समझा जाता है। अब अपन आर्थिक भूगोल की प्रकृति के बारे में समझते हैं। आर्थिक भूगोल की प्रकृति को निम्न बिंदुओं के आधार पर के अंतर्गत लिया जा सकता है। इसमें से पहला जो है हमारा वह आर्थिक भूगोल के मिलने वाली जो आर्थिक क्रियाएं हैं उसमें स्थानिक भिन्नता का अध्ययन करना, जो हमें एक जगह पर ही
सभी चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं, तो उनका अलग अलग जगहों पर भौगोलिक कारकों के द्वारा स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देती हैं। और हमें इनके द्वारा पृथ्वी तल पर जो स्थानिक विभिन्नताओं का जो अध्ययन है, हम जब इनके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, इन क्रियाओं का निर्धारण करते हैं, तो यह प्रस्तुत हमें प्रकृति के अनुसार ही किया करता है। आर्थिक क्रियाओं का जो क्षेत्र है वो वायुमंडल का निचला भाग यानी कि स्थलमंडल का जो बाहरी भाग है, लोग आर्थिक क्रियाएं करते हैं। हम जलमंडल, वायुमंडल सभी जैव मंडल के रूप में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं और आर्थिक क्रियाओं का संपादन और सुविधाएं प्रदान भी करते हैं। इसकी जो प्रकृति है वो बदलते आर्थिक क्रियाओं के स्वरूप में बदल जाती है। तीसरा है हमारा आर्थिक क्रियाओं के इतिहास का संबंधित। इसमें पृथ्वी पर इतिहास पहले का जो प्रत्यक्ष रूप से जो रहा है उसके अंतर्गत हम आज की अवस्था को भी समझना जरूरी समझते हैं। तो मानव जो कि एक पहले ही संगठित वर्ग के रूप में रहता था, वह समाज में रूप में संयुक्त रूप से रहता था, वह उनका जो मानव के जो साधन थे वो भी क्या थे, सीमित थे। आज का जो मानव है वो उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ गई हैं, तो इसके साथ साथ में विकास की भी आवश्यकता जरूरी है। तो इसीलिए मानव के जो क्षेत्र हैं वह भी उससे बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक तंत्र में विकास करना और अध्ययन करना, जैसे पशुचारण करना, उद्योग करना, जैसे मैंने आपको बताई ना द्वितीयक उद्योग के अंतर्गत लाना, या पहले का जो मानव था उसमें एक ही अंतर्गत आ सकता था प्राथमिक क्रियाओं के अनुसार, प्राथमिक व्यवसाय के अनुसार, लेकिन आप जो है वो उसकी गुणवत्ता व जीवन स्तर को दिखलाई देने के लिए अत्यधिक वस्तुएं जैसे भोजन, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी आवश्यकताओं के द्वारा पूर्ति के साथ साथ में वह स्वास्थ्य और स्फूर्तिदायक प्राकृतिक, जैविक व अजैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी पर्यावरण सुलभ हों, आसानी से हमें उपलब्ध हो सकें। गुणात्मक स्तर पर आर्थिक विकास के दीर्घकालीन प्रक्रियाओं के परिणाम होना, तो इसमें हम यह समझ सकते हैं कि हमें जो संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका हमारे उसमें निकालते हैं। यह संसाधन सहारे उत्पन्न होते हैं प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, खनिज आदि के द्वारा हम इनकी पूर्ति भी करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया जैविक और अजैविक। तो ये जो प्रक्रिया है वो कैसी है, बहुत लंबी प्रक्रिया है। आर्थिक विकास के अनुरूप क्षेत्र जो है वो वैज्ञानिक संगठन होना जरूरी है। आजकल जो भी कार्य किया जाता है तो वो किस पे, संशोधन के आधार पर किया जाता है ना। जो भी हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसको पूर्ण रूप से एक तरीके से अपन बोल सकते हैं ना कि सब चीज़ों को, तकनीकों का ज्ञान होने से हमें परिवहन की भी सुविधा हो गई है और बड़े बड़े नगर भी बस चुके हैं, तो इसके प्रकार सड़कें भी विद्यमान होंगी और गुणात्मक जो हमारा स्तर है, जीवन का जो स्तर है वो क्या हो चुका है, शिक्षा के स्तर के अनुसार यह स्तर बड़ा हो चुका है। संसाधनों के समाज के सभी वर्ग लोगों के न्याय संगत वितरण होना है। समाज के सभी वर्गों में यह आवश्यक है कि उसके द्वारा वह अपनी गुणात्मक स्तर को बढ़ाना, जीवन स्तर को बढ़ाना और किसी न किसी हद तक जुड़ा रहता है वह अन्य राष्ट्रों से। तो राष्ट्रीय सीमा के भीतर भी वह प्रविधि व आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तनों को भी प्रतिक्रिया होती रहती है। संसाधनों के समव्यक उपयोग भी किया जाना आवश्यक है। जो संसाधन हमें प्राप्त हैं तो उसका उपयोग निर्भर है कि जितना संसाधन हमें प्राप्त है उसी के अनुसार ही उसका उपयोग भी किया जाए, है ना। हम कह सकते हैं कि उसका उतना ही उपयोग करो जितना कि हमें ज़रूरत है, उसका अधिकतर पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में अवांछनीय बनी रहे। आर्थिक भूगोल के मूल उद्देश्य व कल्याण की बाधाओं को दूर करना, उनके अनुसार फिजूल खर्चों पर, जीवन पद्धति पर बल न दिया जाए, जिसमें आर्थिक के अध्ययन पर प्रादेशिक जीवन स्तर के प्रतिरूपों का निरूपण, साथ ही उन क्रियाओं में विवेचन करना है। असमानताएं व विषमताएं प्रकट होती हैं। विभिन्न मनुष्यों में जीवन स्तर की गुणवत्ता में स्थिति में नहीं रह पाता और प्रक्रियाओं को वह सुविकसित व गुणात्मक स्तर जो है, उसका जीवन स्तर जो है वो विसंगति भी दूर हो सकती है। तो ये हमारे आर्थिक भूगोल की प्रकृति है। जिस प्रकार हम देखते हैं, हमने अलग अलग व्यवसायों के आधार पर, अलग अलग क्रियाओं के आधार पर उनको बांटा हुआ भी है।